फरवरी की सर्द रात थी। चारों तरफ घना कोहरा और ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसे में गांव से कुछ ही दूर पर मदन लाल अपने एक हाथ में मटकी और दूसरे हाथ में फावड़ा पकड़े तेज तेज कदम बढ़ा रहा था। आज इस मटकी को दफना दूंगा और बाद में आराम से इसको निकाल कर उसकी बात बीच में ही अधूरी रह गई जब उसको 3 लोगों के एक साथ हंसने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान! उसे जंगल में एक जगह दिखाई दिया जहाँ काफी कम पेड़ थे। उसने वहाँ फावड़े से एक गड्ढा खोदा, फिर उस मटकी को उसके अंदर रख दिया। बाद में उसने जैसे ही उस पर मिट्टी डालने के लिए फावड़ा चलाना चाहा, तभी उसने ऊपर देखा तो 3 आत्माएं, जिसमें एक आदमी, एक औरत और तीसरा एक 14 साल का बच्चा था। हम तुझे ऐसा नहीं करने देंगे, तुझे इस मटकी के साथ ही दफना देंगे। उसका पैर अचानक से मुड़ गया और वो भी उसी गड्ढे में गिर गया। फिर तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और उन हवाओं से सारी मिट्टी अपने आप गड्ढे के अंदर गिरने लगी और गड्ढा पूरी तरह से बंद हो गया। 40 दिन बाद परेश अपने 3 दोस्त अंगद, रमेश और मोहन के साथ घर के बाहर बैठा हुआ था। बता मोहन, क्या सोचा है तूने? सोचने वाली कौन सी बात है? अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं। ये हुई ना बात, तुम लोग कल रात को ठीक 11 बजे गांव की सरहद के पास वाले जंगल में मेरे पास आ जाना। ये तय करके वो सभी अपने अपने घरों को चले गए। अगली रात मोहन, रमेश और अंगद तीनों हाथ में फावड़ा लिए परेश की बताई जगह पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि परेश अपने सामने कुंड जलाए बैठा हुआ है। उसके ठीक पास में ही एक काले कपड़े में 3 नींबू रखे हुए हैं। परेश, हम आ गए, बता क्या करना है? तुम तीनों यहाँ बैठ जाओ। वो तीनों जमीन पर बैठ गए। फिर परेश ने तीनों के हाथों में एक एक नींबू रख दिए और वापस अपनी जगह पर बैठ आंखें बंद करके कोई मंत्र जाप करने लगा। उन तीनों को अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। हे प्रेतों के देव, हमें रास्ता दिखाइए कि वो मटकी कहाँ पर है। तभी उन तीनों के हाथ में रखे वो नींबू हवा में उड़ गए। ये देखकर वो तीनों हैरान थे, लेकिन परेश को जरा सी भी हैरानी नहीं थी। प्रेतों के देव, आपका स्वागत है, हमें रास्ता दिखाइए। उसके ऐसा कहते ही तीनों नींबू, जो कि हवा में थे, अपने आप आगे बढ़ने लगे। वो चारों अब उन नींबुओं का पीछा करने लगे। कुछ कदम चलने के बाद एक जगह नींबू रुक गए, फिर वहीं जमीन पर आ गए। यही जगह है वो जहाँ वो मटकी है, खोदना शुरू करो। उन तीनों ने उसके एक इशारे पर वहां खुदाई शुरू कर दी। काफी देर खोदने के बाद अब गड्ढा काफी गहरा हो चुका था। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता जा रहा था, उन चारों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। रमेश का फावड़ा जमीन पर किसी चीज में फंस गया था और निकल ही नहीं रहा था। अब फावड़ा मत चलाओ। ये सुनकर उन्होंने दोनों हाथों से मिट्टी हटाई, तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। गड्ढे में मदन की लाश पड़ी थी, जिसकी टांग में फावड़ा फंसा था। उसके हाथों में अभी भी वही मटकी थी। रमेश ने मटकी उठाई और ऊपर खड़े परेश को पकड़ा दी। अब ऊपर आ जाओ। जैसे ही उन्होंने ऊपर आने की कोशिश की तो रमेश चीखने लगा। मेरा शरीर अकड़ रहा है, मेरा शरीर अकड़ रहा है, सब जल्दी से बाहर आओ। ये सुनकर मोहन और अंगद गड्ढे से बाहर आ गए, लेकिन रमेश का शरीर उसके काबू में नहीं था। उसके हाथ पैर अकड़ने लगे थे और वो गड्ढे में पड़ा कांप रहा था, जैसे उसको करंट का झटका लग रहा हो। इसे क्या हो रहा है? ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? मैंने एक बात तुम लोगों से छिपाई थी। मटकी निकालने पर मदन लाल की आत्मा किसी एक आदमी की भेंट जरूर लेगी। तूने सिर्फ एक मटकी के लिए हमारी जान की बाजी लगवा दी। ये सिर्फ एक मटकी नहीं है, ये देखो। परेश ने मटकी के ऊपर से कपड़ा हटाया। मटकी पूरी तरह हीरे जवाहरात से भरी हुई थी।
उन दोनों के चेहरे से दोस्त को खोने का गम चला गया और खुशी नजर आने लगी। उन्होंने गड्ढे की तरफ देखा तो रमेश मर चुका था। इसे यहीं ठिकाने लगा दो, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था। उन दोनों ने मिट्टी वापस गड्ढे में डालकर उसका मुंह बंद कर दिया और तीनों गांव की तरफ चल पड़े। गांव की सरहद पर आकर परेश ने मोहन और अंगद को एक एक कपड़े के अंदर उनके हिस्से के जेवर बांध कर दिए और बाकी बचे हुए धन को मटकी समेत अपने घर ले गया। ए जी, इतनी रात को आप कहाँ गए थे और इस कपड़े में क्या है? अंगद ने उस कपड़े की पोटली को खोली और जैसे ही उसके अंदर रखे सोने जवाहरात उसकी बीवी ने देखा तो उसकी आंखें भी चौंधी आ गई। हे भगवान, इतने महंगे जेवर ये आपके पास कहाँ से आए? जेवर नहीं, गुप्त धन है और ये सब हमारा है। सच में? तो लाओ जरा, इनमें से कुछ पहन कर देखती हूँ मैं। प्रेरणा ने एक भारी सा हार उठाया और अपने गले में डाला। जरा बताइए तो, कैसा लग रहा है मेरे गले में ये हार? ऐसा लग रहा है कि ये बना ही तुम्हारे लिए था। ये सुनकर वो खुश हो गई और फिर आईने के सामने जाकर देखने लगी। अगले 3 सेकंड्स के अंदर उसके चेहरे पर आई मुस्कान गायब हो गई। क्या हुआ प्रेरणा? प्रेरणा के मुंह से सिर्फ सिसकियां निकल रही थी। अगले ही पल वो भी जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर में भी उसी तरह की अकड़न पैदा हुई जैसी कि रमेश के शरीर में हुई थी और फिर उसको लकवा मार गया। प्रेरणा उठो, क्या हो गया तुम्हें? उठो ना। प्रेरणा सिर्फ टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर और उसकी जुबान काम ही नहीं कर रहा है। अंगद ने उसको उठाकर बेड पर लिटा दिया। फिर उसने उसके गले से हार उतारा और वापस उसको उस कपड़े की पोटली में बांध दिया। इस तरफ मोहन ने भी अपने हिस्से के गहने अपनी बीवी को दिखाए। अरे वाह जी, रोजाना तो आप छोटी मोटी चोरी करके आते थे, पर इस बार तो आपने काफी बड़ा हाथ मारा है। आज के बाद वो छोटी चोरियां भी नहीं करनी पड़ेंगी। इन गहनों की कीमत अरबों में है। मैं कहती हूँ हम इनको पहनकर दिखावा नहीं करेंगे, बस एक एक गहने को बेचकर अपने घर का खर्च अच्छे से चलाया करेंगे। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मेरा तो मन है कि इस बड़ी सी माला को पहन कर देखूं। कोई देख लेगा तो? कोई नहीं देखेगा, घर में ही पहनूंगा, बाहर नहीं। ये कहकर मोहन ने भी एक मोतियों की माला उठाई और अपने गले में पहन ली। देखा मुझ पर कितनी जच रही है ये। मोहन खुश हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी बीवी चिल्ला उठी। ये क्या हो रहा है? आपके कान से ये क्या निकल रहा है? मोहन ने हाथ लगाकर देखा तो उसके दोनों कानों से खून निकल रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही अब उसके मुंह से भी खून निकलने लगा था। उसको उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हुई और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। उसकी बीवी ये देखकर हैरान थी। धीरे धीरे उसके शरीर का सारा खून निकलकर नाली की तरह घर के बाहर तक बह गया और मोहन की भी अब मौत हो गई। सुबह होने पर अंगद परेश के पास पहुंचा और उसको सब कुछ बताया। अरे तेरी बीवी को लकवा मार गया, तो उसमें जेवरों की क्या गलती है? उसने पहली बार जिंदगी में इतना सोना देखा होगा, इसीलिए उसको झटका लगा होगा जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो ये बता, मोहन की मौत कैसे हो गई? इस बात का परेश के पास कोई जवाब नहीं था। मेरा बताना फर्ज था, मैंने तुझे बता दिया। अब मैं उस धन को वापस वहीं गाड़ने जा रहा हूँ। पैसे से ज्यादा मुझे मेरा परिवार प्यारा है। अंगद अपने हिस्से के सारे जेवर ले गया और उसने उन्हें वापस उसी गड्ढे के अंदर दफन कर दिए। इस तरफ परेश की बीवी पार्वती भी अब डरने लगी थी। सुनिए जी, इस गुप्त धन को निकालते निकालते आपका एक दोस्त भेंट चढ़ गया, दूसरे की बीवी को लकवा मार गया और अब तीसरे की तो मौत ही हो गई। इन सबसे इस धन का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा है तो अभी तक हम दोनों को कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम दोनों में से किसी ने भी अभी इन गहनों को नहीं पहना है।
मेरी बात मानिए, आप इसको जहाँ से लाए हैं वहीं गाड़ दीजिए। जब जान ही नहीं रहेगी तो धन का क्या करेंगे? लेकिन विधि के हिसाब से तो मदन लाल की आत्मा एक आदमी की भेंट लेने के बाद इस दुनिया से चली जानी चाहिए थी। विधि चाहे कुछ भी हो, लेकिन घटनाएं तो अभी भी हो रही है ना। आप जल्दी से इस मटकी को ले जाइए और खत्म करिए इस किस्से को। उसकी बात सुनकर परेश के दिल में भी अब डर बैठ गया था। रात के तकरीबन 11 बजे जब सारा गांव सो चुका था, परेश हाथ में मटकी लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने उसी जगह पहुंचकर गड्ढा खोदा और उस मटकी को दफन कर वापस आ गया। आपने बिल्कुल सही किया जी। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि आपने लालच नहीं किया। उसके कुछ ही देर बाद परेश और पार्वती दोनों अपने बिस्तर पर थे कि अचानक से उनको एक हंसी सुनाई दी और उनकी आंख खुल गई। कौन है? दोनों चौंकते हुए बिस्तर से उठे। उन्होंने देखा कि सामने रमेश की आत्मा खड़ी थी। रमेश, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मदन लाल को तो मेरी भेंट लेकर मुक्ति मिल गई थी। उसके बाद उस गुप्त धन का रखवाला अब मैं हूँ। इसका मतलब है कि मोहन को तुमने ही मारा था? हाँ, और अब तेरी बारी है। लेकिन इन्होंने तो उस गुप्त धन को वापस वहीं पहुंचा दिया है। फिर तुम इनको क्यों मारने आए हो? वो तो ये खुद बता देगा। ये सुनकर अब पार्वती परेश की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। उसने देखा कि उसकी कलाई में सोने का एक मोटा सा कड़ा चमचमा रहा था। ये आपने क्या किया जी? इस एक कड़े के लालच में देखिए आपने हमारी जान खतरे में डाल दी। मुझे लगा था कि एक कड़े को ले भी लूंगा तो किसी को क्या पता चल रहा है। अब तेरा वक्त खत्म हुआ। ऐसा कहकर रमेश की आत्मा बिजली की रफ्तार से परेश के करीब से गुजरी और परेश के 2 टुकड़े होकर जमीन पर ढेर हो गए। पार्वती परेश की कटी लाश के पास बैठकर रोने लगी। अब वो कड़ा परेश के हाथ में नजर नहीं आ रहा था। रमेश की आत्मा वापस वहीं पहुंची। उसके हाथों में वही कड़ा था। वो धीरे धीरे करके जमीन के अंदर समा गया। इस तरह वो गुप्त धन जहाँ था वहीं वापस पहुंच गया और एक सीख दे गया। अगर अमीर बनना है तो अपनी मेहनत से बनो। गुप्त धन के लालच में अपनी जान खतरे में मत डालो। आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। शरीर का खून जमा देने वाली शीत लहर चल रही थी। सूरज लगभग ढल चुका था। कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती थी। इस खराब मौसम में राजन और कमलेश बंगाल के एक पहाड़ी इलाके के ऊपर घने जंगलों के बीच खड़े हुए कुछ मजदूरों से खुदाई का काम करवा रहे थे। वो दोनों पुरातत्व विभाग के बड़े अधिकारी थे। तभी वहां पर अचानक एक भूचाल सा उठा और मजदूरों में खलबली मच गई। एक मजदूर जिसका नाम सुखिया था, वो दौड़ता हुआ उन दोनों के पास आकर बोला, इस भूचाल से मजदूरों में खलबली मच गई है। सारे मजदूर डरे हुए हैं। सुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी सब कुछ सामान्य हो गया। जरा सी बात पर तुम लोग काम करना बंद कर देते हो। मत भूलिए, मेरे कहने पर ही सारे मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। और रहा सवाल इस भूचाल का, तो कभी कभी ऐसा होता है जब जमीन में गड्ढा अधिक गहरा हो जाता है तो धरती हिलती हुई सी महसूस होती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कमलेश सही कह रहा है सुखिया, हम अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हैं। लेकिन सरकार। लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुखिया, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैंने इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की है। और अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो मेरा नाम विश्व में मशहूर हो जाएगा। और तुम्हें मैंने मजदूरों को काम कराने की मुंह मांगी कीमत दी है। राजन की बात सुनकर सुखिया मुंह लटकाकर वहां से चला गया। कमलेश मुस्कुराता हुआ राजन से बोला, वैसे मैंने सुना है कि जिस राजा के महल की हम खुदाई करवा रहे हैं उसके पास बहुत खजाना था। सोचो राजन, अगर वो खजाना हमें मिल गया
तो हमारी तो किस्मत ही खुल जाएगी। तो मैं कौन सा यहाँ पर राजा का महल देखने के लिए आया हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ उसी खजाने की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। और तू तो जानता है कमलेश, मेरा अनुमान कभी भी गलत नहीं निकला। तो फिर देर किस बात की है? दिया और नताशा को भी फोन करके यहाँ बुला ले। उन दोनों ने भी हमारे साथ बहुत मेहनत की है। अभी नहीं, एक बार उस राजा के प्राचीन महल का सुराग हमें मिल जाए, उसके बाद उन दोनों को सरप्राइज देना अच्छा रहेगा। राजन ने इतना बोला ही था कि तभी जमीन धंसने की आवाज राजन और कमलेश के कानों में टकराई और मजदूरों में एक अजीब सा शोर उत्पन्न हो गया। राजन और कमलेश बुरी तरह से घबरा गए। कुछ मजदूर सुखिया के साथ दौड़ते हुए राजन और कमलेश के पास आ गए। मजदूर जमीन में गड्ढा खोद रहे थे सरकार। अचानक जमीन धंस गई और एक मजदूर लालटेन सहित उसके अंदर गिर गया और उसने हमें बताया कि जमीन के नीचे एक महल है। सुखिया की बात सुनकर राजन और कमलेश के होठों पर विजयी मुस्कान आ गई। राजन ने तुरंत अपनी कामयाबी की खुशखबरी दी और नताशा को फोन पर सुना दिया। दिया और नताशा वहां से थोड़ी ही दूर एक होटल में रुकी हुई थी। राजन के मुंह से खुशखबरी सुनकर वो दोनों अपनी कार से तुरंत वहां पर पहुंच गई और चारों महल के अंदर उतरने की तैयारी करने लगे कि तभी जमीन के नीचे उस महल में गिरे हुए उस मजदूर के चीखने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। चीख सुनकर सुखिया सहित सारे मजदूर घबरा गए। यहाँ से सब लोग चलो, उस मजदूर ने जरूर राजा के शापित खजाने को हाथ लगाया होगा। वो खजाना जोखों की रक्षा में है, सब मारे जाएंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारी बंगाली लोक कथाओं में जोखो भूत का वर्णन है जो खजाने की रक्षा के लिए लगाया जाता है, और जिस खजाने की रक्षा जोखो करता है वो खजाना शापित हो जाता है। ये सब दंत कथाएं हैं, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। अगर तुम सबको डर लग रहा है तो नीचे हम चारों ही जाएंगे। उन मजदूरों के लाख मना करने के बावजूद भी राजन, कमलेश, दिया और नताशा टॉर्च पकड़कर रस्सी के सहारे नीचे चले गए। उन चारों ने टॉर्च की रोशनी में देखा वो महल बहुत खूबसूरत बना हुआ था। वो चारों महल के अंदर घूमने लगे और चारों ने महल के अंदर धूल का एक कण भी नहीं पाया। और ये सब देखकर वो चारों बहुत बुरी तरह से हैरान हो गए। वो मजदूर हमें दिखाई नहीं दे रहा जिसके चीखने की आवाज हम सबको सुनाई दे रही थी। हमें उस मजदूर से क्या, खजाना मिलते ही हम उन मजदूरों को स्वयं भगा देंगे और सारा खजाना लेकर इस देश से रफू चक्कर हो जाएंगे। राजन और उसके दोस्त बड़ी गहनता से उस महल की छानबीन करने लगे। तभी उन चारों की नजर महल के एक बहुत बड़े दरवाजे पर पड़ी जिसका ताला टूटा हुआ था। टूटा हुआ ताला देखकर ऐसा महसूस होता था मानो कि उसे अभी हाल ही में तोड़ा गया हो। राजन और उसके दोस्त दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। उन चारों ने अपनी टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस कमरे के अंदर मारी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन चारों के सामने सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। उस कमरे में मौजूद हर वस्तु सोने, चांदी और हीरे की बनी हुई थी और वो सोना हर तरफ बिखरा पड़ा था। हम सब अमीर हो गए दोस्तों। हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को भी अब काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखो, किसी की लाश पड़ी हुई है। कमलेश ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी में देखा तो उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। सामने उसी मजदूर की लाश पड़ी हुई थी जिसकी आंखें गायब थी। ये तो उसी मजदूर की लाश है जो नीचे गिरा था। इसे किसने मारा? तभी उन चारों के कानों में किसी के गुर्राने का स्वर टकराया। वो स्वर इतना भयानक था कि उन चारों के दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। अचानक राजन, कमलेश और दिया की टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। देखते ही देखते उस कमरे में अजीब सी गंध फैल गई और वहां एक धुआं सा उठने लगा। वो चारों जोर जोर से खांसने लगे। कुछ ही देर में वो काला धुआं एक भयानक चेहरे में बदल गया।
ये क्या बोला है? लगता है वो मजदूर सही बोल रहे थे। राजन ने इतना बोला ही था कि तभी बिजली की रफ्तार से उस भयानक चेहरे वाले ने अपने नाखून राजन की आंखों में गाड़ दिए और उसकी आंखें बाहर निकाल ली। राजन एक जोरदार चीख के साथ मृत होकर गिर पड़ा। अपनी जान बचाकर भागो। तभी कमलेश का शरीर हवा में उड़ गया और वो उस कमरे में तेजी से चक्कर लगाने लगा। कुछ ही सेकंड्स में कमलेश का सिर दीवार से टकरा गया। दिया और नताशा बुरी तरह से चीखने लगी। तभी नताशा और दिया के कानों में सुखिया की आवाज टकराई। जल्दी से ऊपर आ जाइए, वरना जोखों से कोई नहीं बच सकता। सुखिया की आवाज सुनकर नताशा बहुत तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गई, मगर दिया उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकी। दिया ने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी वो मृत मजदूर उठकर खड़ा हो गया और उसने दिया का गला कसकर पकड़ लिया। उसका भयानक चेहरा देखकर दिया बुरी तरह से चीखने लगी, मगर उस मृत मजदूर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने कुछ ही देर में दिया का धड़ और उसकी गर्दन दोनों अलग कर दिया। दिया की एक दर्दनाक चीख उस महल में गूंज गई। दिया सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि तभी एक भयानक भूचाल वहां पर उत्पन्न हो गया और ऊपर जाने का रास्ता बंद हो गया। नताशा का शरीर मिट्टी के मलबे में दब गया। यहाँ से भागो, लगता है नीचे का रास्ता बंद हो गया है, वो सब मारे गए। सुखिया की बात सुनकर सारे मजदूर उस जगह से तेजी से भागने लगे और कुछ ही क्षणों में वो जगह बिल्कुल समतल हो गई। वो जगह देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मानो वहाँ पर खुदाई कभी हुई ही ना हो। सभी मजदूरों की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। तभी वो बूढ़ा मजदूर फिर से बोला, मना किया था मैंने उन सबको, मगर वो सब शहर के थे, नहीं माने। उन सब ने अपनी मौत को स्वयं चुना था। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो अभी और इसी वक्त जोखों के इलाके को छोड़ दो, वरना तुम सब भी मारे जाओगे। उस बूढ़े मजदूर की बात सुनकर सभी मजदूर वहां से चले गए।